हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CBSE सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो वीडियो है, आज की जो कहानी है वो है क्लास 9th की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है मोमेंट्स, उसका है चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें ईश्वरन जो है एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक कहानी बताने वाला व्यक्ति है, जो कहानी सुनाने में बड़ा एक्सपर्ट है। तो उसके बारे में हम कहानी उसकी पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही फनी स्टोरी है और ये जो स्टोरी लिखी गई है हमारे देश में एक बहुत ही प्रख्यात एक नॉवलिस्ट हुए हैं और जिनका नाम है R.K. लक्ष्मण। R.K. लक्ष्मण का नाम आपने मुझे उम्मीद है कि सुना होगा। R.K. लक्ष्मण बहुत समय पहले जो जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर थे, उनमें कुछ न्यूज़पेपर्स में उनके रोज़ कार्टून छपते थे। तो R.K. लक्ष्मण को हम कह सकते थे कि वो नॉवलिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे और साथ साथ कार्टूनिस्ट भी थे। ईश्वरन स्टोरी टेलर है इस कहानी का टाइटल। इस कहानी में बेसिकली दो कैरेक्टर्स, एक तो ईश्वरन है, दूसरा है महेंद्र। दो कैरेक्टर हैं और ये इस कहानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फ़नी इंसिडेंट होते हैं और जो राइटर है उसने ईश्वरन को कहानी सुनाने वाला है कहानीकार ऐसा क्यों बोला है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से उसको कहानी बनाने वाला, या वो इतना एक्सपर्ट था कि वो मिनटों में थोड़े से भी समय में उसको जब भी समय मिलता था बड़े आराम से वो नई नई कहानियों को बुन लेता था। तो इस कहानी के बारे में पूरा पढ़ेंगे आज। स्टोरी का नाम है द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, written by R.K. लक्ष्मण, क्लास 9th मोमेंट्स। होता क्या है, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। ये जो कहानी है, ये पूरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कहानी महेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने किसी एक दूसरे व्यक्ति को सुनाई जिसका नाम गणेश था। He was a junior supervisor in a firm which offered to hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams and so on। वो जो महेंद्र नाम का व्यक्ति था वो एक जूनियर सुपरवाइजर था किसी एक फर्म में, किसी एक कंपनी में। और वो क्या करती थी, कंपनी जो है कि जो एक सुपरवाइजर्स होते थे उनको हायर करती थी और उनको कहाँ भेजती थी, अपनी उस कंपनी के, बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो उसके जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई ब्रिज बनने का काम हो रहा है या डैम बनने का काम हो रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो वहाँ पर वो इन सुपरवाइजर्स को काम को सुपरवाइज करने के लिए भेजती थी। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। तो महेंद्र का जो बेसिकली जॉब क्या था, उसका जॉब प्रोफाइल ये था कि जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी ड्यूटी लगती थी वहाँ उसको ये देखना होता था कि यहाँ पर जहाँ पर जो काम चल रहा है वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितने वर्कर्स हैं वो सही टाइम पर आ रहे हैं, सही से सारी चीज़ों को प्लानिंग जिस तरह से प्लान किया कि क्या काम उसी प्लान के हिसाब से हो रहा है। तो चूंकि उसका एक सुपरवाइजर का काम था, तो उसको क्या होता था, कंपनी की तरफ से जब भी ऑर्डर मिलता था तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ही हैड टू कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। तो अक्सर उसको कभी यहाँ भेजते थे, कभी दूसरी साइट पर भेजते थे, कभी तीसरी साइट पर भेजते थे, जैसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती थी। उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था उसके पास और उसको उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए दूसरी जगह पर भी जाना पड़ता। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। तो यहाँ कुछ राइटर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उन जगहों के नाम जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जैसे उसको कभी कोल माइनिंग एरिया में उसकी ड्यूटी लगती थी, कभी कहीं रेलवे ब्रिज बन रहा है वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगती थी, और कुछ महीने वहाँ पर पोस्टिंग रहने के बाद उसको कहीं और भेज दिया जाता था। जैसे कोई केमिकल प्लांट है उसको बनना है, उसका कंस्ट्रक्शन होना है, तो वहाँ पर कभी कभी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती थी एज अ सुपरवाइजर। ही वॉज अ बैचलर का मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, वो कमा रहा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions। वो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, उसकी ज़रूरतें थी बहुत सिंपल थी, बहुत थोड़ी सी उसकी ज़रूरतें थी। तो वो अब चूंकि ऐसे उसका जॉब प्रोफाइल था कि उसको जगह जगह बार बार उसके ट्रांसफ़र होते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। और चूंकि इसकी कोई अपनी फैमिली नहीं थी, वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, तो वो हर तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of stone quarry। अब वो जैसा कि राइटर कह रहा है कि वो
बहुत ही सीधा साधा आदमी था और हर तरीके के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे उसको कभी सर्किट हाउस में ठहरना पड़े या किसी मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, जैसे कैनवास का टेंट बना देते हैं टेम्प्रेरी, आपने देखा होगा, तो उस टेंट में भी वो बड़े आराम से रह लेता था, उसको कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, क्वेरी होती खदान को, जहाँ पर जैसे कोई पत्थर की खदान है, पत्थर तोड़ने का काम चल रहा है, पत्थर निकालने का काम चल रहा है, तो वहाँ पर कोई टेम्प्रेरी मेक शिफ्ट कैनवास का टेंट लगा दिया, वो वहाँ पर भी आराम से रह लेता था। किसी सर्किट हाउस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, वहाँ पर भी वो आराम से रह लेता था, उसकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती थी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, ईश्वरन। अब ये देखिए कहानी में उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, ईश्वरन, जिसके बारे में हम अब ये कहानी पढ़ने वाले। इतना सब होने के बाद उसका एक बहुत बड़ा, उसके पास एक बहुत बड़ा एसेट था। एसेट जिसे कहते हैं जमा पूंजी, या जिसको धन भी बोलते हैं। एसेट आपका कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई भी कीमती चीज़ एसेट हो सकती है। तो उसका जो सबसे बड़ा एसेट उसके साथ था वो था उसका कुक। उसको एक पर्सनल कुक मिला हुआ था, उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। तो जहाँ पर भी महेंद्र को ट्रांसफ़र किया जाता था, जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो या रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम बन रहा है, कोई केमिकल फैक्ट्री बन रही है, तो जहाँ पर भी वो जाता था तो ये जो ईश्वरन जो कुक था वो उसके साथ हमेशा उसका भी ट्रांसफ़र होता रहता था, क्योंकि उसका पर्सनल कुक कंपनी ने उसको अपनी तरफ से दिया था। एंड ही फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और बिना किसी शिकायत के वो जहाँ भी इसका ट्रांसफ़र होता था वो कुक हमेशा उसके साथ जाता था। He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night। उसका डेली का काम क्या था, वो उसका तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उसके लिए तैयार करना, उसके कपड़े धोना और घर की साफ सफाई करना, ये सब किसका काम था, ईश्वरन का। और जब इन सभी कामों से फ्री हो जाता था शाम को खाना वाना खा के, तो ये क्या करता था, अपने मास्टर यानी कि जो उसका मालिक था, उसका मालिक कौन था उस वक्त, महेंद्र, तो अपने मालिक से बैठकर रात में बातें किया करता था। एंड ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। और उसके अंदर ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति था, वो बहुत ही कहते हैं बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। उसका सबसे बड़ा टैलेंट ये था कि वो कहानियाँ बुनने में बड़ा एक्सपर्ट था। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती थी किसी भी टॉपिक पर, वो नॉन स्टॉप लंबी लंबी कहानियाँ अपने मालिक को सुनाता रहता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, और अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर वो छोटी छोटी कहानियाँ अपने मालिक को सुनाता रहता था। ये इस तरीके का टैलेंट उसके अंदर था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cook in ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। उसके अंदर एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी। एक दूसरी एक और क्वालिटी थी कि जिस एरिया में वो लोग रहते थे, जैसा कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट होती थी और कंस्ट्रक्शन साइट पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। जैसा कि मान लीजिए वो किसी मेकशिफ्ट टेंट के अंदर रह रहे हैं, तो वो महेंद्र कहता था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था ये देखकर कि ईश्वरन जिस एरिया में वो है वहाँ पर मीलों दूर तक कहीं कोई शॉप नहीं होती थी, या वहाँ कुछ नहीं होता था। डेजोलेट लैंडस्केप का मतलब है पूरा एक मैदान पड़ा हुआ जहाँ पर एक आदमी भी कहीं नहीं दिखता था और कोई दुकान नहीं थी मीलों दूर तक। वो पता नहीं कहाँ से सब्जियाँ खरीद लाता था, और जितने सब्जियों को बनाने के लिए जितने भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले और बाकी चीज़ें जो उसमें यूज़ होती हैं, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाता था। ही वुड मिरेकुलसली कंजूर अप the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। अब वो उसके अंदर एक और ख़ास बात थी, ना सिर्फ वो कहीं से भी सामान खरीद कर ले आता था, उसके मालिक को बड़ा आश्चर्य होता था कि पता नहीं सामान ले कैसे आता है, कहाँ से लेकर आता है। यहाँ मीलों दूर तक ना कोई आदमी दिखता है, ना मीलों दूर तक यहाँ पर कोई दुकान दिखती है भाई। और ही वुड मिरेकुलसली कंजूर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, और उन सब्जियों को जो वो लेकर आता था उससे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस वो खाना बनाता था उन फ्रेश वेजिटेबल्स से। और तीसरी उसके अंदर सबसे क्वालिटी थी ये थी कि वो उसको बहुत कम समय लगता था इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे ही वो जब सब्जियां लेकर आया और 1 घंटे के अंदर उन सब्जियों को वो पता नहीं किस तरीके से यूज़ करता था, कैसे बनाता था, या कहें कि वो कुकिंग में बिल्कुल बहुत एक्सपर्ट था। 1 घंटे के अंदर वो सब्जी बनाकर बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनाकर अपने मालिक को खिलाता था। और कहाँ पर, एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, किसी भी नई जगह पर जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी। और जिंक शीट शेल्टर आपने देखा होगा, टीन का जो टेम्परेरी कवर छतों पर लगाए जाते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर।
Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अब महिंद्रा क्या सुबह उसको ड्यूटी पर जाना होता था, तो वो सुबह जल्दी उठता था और अपने काम पर निकल जाता था। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर निकल जाता था, और काम पर जब वो साथ में जाता था, अपने ऑफिस जाता था या जिस भी साइट पर जाता था, तो महिंद्रा उसको उसका लंच पैक तैयार करके उसको देता था अपने मालिक को। And meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head and muttering a prayer all the while. अब जब उसका मालिक महेंद्र अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, तो ये क्या करता था, पूरे घर की सफाई करता था, सारे कपड़े धोता था, एंड ही वुड हैव लेजरली बात का मतलब बड़े आराम से, जैसे बहुत पुराने समय में जिस तरह राजा महाराजा स्नान किया करते थे, कई कई बाल्टियां अपने ऊपर पानी की वो ओढ़े लेता था सर से लेकर पैर तक, एंड मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। और मन में आपने देखा हुआ बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कुछ नहा रहे हैं खासकर, या नहाने के बाद कुछ ना कुछ मन में मंत्र वगैरह या पूजा उनकी जो है वो चलती रहती, बुदबुदाते रहते हैं। तो वो नहाता रहता था और साथ साथ अपनी प्रेयर को भी बहुत धीमी हल्की आवाज़ में, जिसको बुदबुदाना कहते हैं, मटरिंग, वैसे करके वो अपनी प्रेयर भी बोलता रहता था, और कई बहुत देर तक वो नहाता रहता था। एंड इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। अब जब ये काम सारे उसके खत्म हो जाते तब तक लंच का टाइम हो जाता, तो लंच प्रिपेयर करके वो अपने लिए खाकर उसके बाद क्या करता था, थोड़ी देर के लिए सो जाता था। बिफोर डोजिंग ऑफ का मतलब है सोना, छोटी सी नींद लेना। द बुक वॉज यूजली सम popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and the narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. अब वो बेसिकली जो मैगजीन या जो भी चीज़ें पढ़ता था, वो बेसिकली कोई पॉपुलर तमिल मैगजीन हुआ करती थी, और वो बुक ऐसी होती थी जिसमें 100 से लेकर पता नहीं कई सौ पेज हुआ करते थे। तो वो अक्सर वो लंच के बाद अपना थोड़ा बहुत नींद लेने के बाद वो कोई तमिल भाषा में लिखी हुई कोई पुस्तक उठाता था और उसको थोड़े बहुत पेज उसको पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। और जिस तरह से उसमें वो जो कहानियाँ लिखी होती थी, वो सारी उनका जो कहानी लिखने का तरीका था, जो जिस भी राइटर को वो पढ़ता था, वो बड़ा ही शानदार तरीका था। और जिस तरह से उसमें कहानियों को नैरेट किया जाता था, उनको पढ़कर ईश्वरन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता था। His own descriptions were greatly influenced by Tamil authors that he read. अब जब वो खुद की कहानियाँ जो सुनाता था, ये सारे दिन क्या करता था, खाली समय में वो तमिल मैगजीन्स पढ़ता रहता था, खासकर ऐसी स्टोरीज को पढ़ता था जिसमें सस्पेंस ज़्यादा होता था। तो वो उसका असर ये हुआ उसके ऊपर, ईश्वरन के ऊपर, कि जब वो खुद अपनी कोई कहानी बताता था, तो वो ऐसा लगता था कि इसकी कहानियाँ जो हैं वो उन तमिल राइटर्स जो उनके द्वारा उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था वो। तो उसकी कहानी में वही सब उसी तरह का थ्रिल, सस्पेंस और ड्रामा उनकी कहानी में बड़ा उसको, जब वो मालिक को अपनी कहानी सुनाता था, तो उसको ये सब उस चीज़ें उसमें दिखाई पड़ती थी। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and surprise ending into account. जब भी कोई छोटी सी घटना भी अगर किसी को उसको बतानी होती थी, खासकर अपने मालिक महेंद्र को, तो वो इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करता था, ऐसे उस कहानी को बड़ा चढ़ाकर बोलता था जिसमें बहुत सारा सस्पेंस होता था। और वो करता क्या था ना, सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। और वो कहानी को ऐसे ट्विस्ट करके अपने मालिक को सुनाता था जिसमें एक सस्पेंस होता था और एक सरप्राइज होता था। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. अब देखिए, ये राइटर एक एग्जाम्पल देकर यहाँ समझा रहे हैं कि उसके कहानी सुनाने का तरीका क्या था, कि एक छोटी सी घटना को भी वो कितना बड़ा चढ़ाकर उसमें सस्पेंस और सरप्राइज डालकर अपने मालिक को सुनाता था। तो वो अगर जैसे कोई छोटी सी घटना हो, जैसे कि मान लीजिए वो कहीं से आ रहा था, रास्ते में उसको एक अपरूटेड ट्री, मतलब एक पेड़ जो अपनी जड़ से उखड़कर सड़क पर गिरा था, ये बात उसको मान लीजिए किसी को बतानी होती थी, तो डायरेक्टली ये बात न कहकर वो घुमा फिरा कर ऐसे बोलता था। और साथ साथ उसके जो एक्सप्रेशंस होते थे, उसके आईब्रोज होती थी बिल्कुल ऐसे मुड़ी हुई होती थी, और उसके हाथ थे वो भी बिल्कुल कहानी को नरेट करते समय हाथ भी उसके जेस्चर बनाते थे, ड्रामेटिक जेस्चर, जैसे सस्पेंस क्रिएट करने के लिए वो अपने हाथों को यूज़ करता था। अब कैसे यूज़ करता था, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। कह रहा देखिए, जब मैं उस रोड पर आ रहा था, रोड वॉज डिजर्टेड,
रोड बिल्कुल खाली थी, सुनसान थी, सड़क पर कोई नहीं था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं उस रोड पर चलने वाला अकेला व्यक्ति था। अचानक मुझे दिखा सड़क पर कोई ऐसा बहुत ही विशाल का इनॉर्मस बुशी बीस्ट, ऐसा कर बहुत बड़ा और बहुत ही बड़े साइज का एक बीस्ट, जंगली कोई जानवर है, वो सड़क पर ऐसे लेटा है कि जैसे मान लो कि सड़क से एक तरफ से दूसरी तरफ वो स्प्रॉल करके टांगे अपनी फैलाकर पड़ा हुआ है। आई वॉज हाफ इनक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक। अब मेरे मन में तभी विचार आया कि मैं तुरंत यहाँ से मुड़ जाऊँ और वापस चला जाऊँ। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। लेकिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा, अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो सूखी टहनियाँ वो पूरी की पूरी टूट कर सड़क पर बिखरी हुई है। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। और महिंद्रा जब उसकी कहानी सुन रहा होता है तो अब जैसे कि उसको टेंट में एक चेयर भी मिली हुई थी, वो भी कैनवास की बनी हुई थी, तो अपने आप को स्ट्रेच करके वो आराम से उसमें लेटकर उसकी कहानी सुनता है। एंड ही लिसन्स टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, तो बिना उसको इंटरप्ट किए, बिना कि उसको कोई सवाल पूछे, बिना उसको डाउट किए किसी भी तरीके का, जो तुम कहानी मुझे सुना रहे हो वो सच भी है या नहीं है, कुछ सवाल नहीं पूछता था। वो चुपचाप बैठकर उसकी कहानियाँ आराम से सुनता रहता था। टेल का मतलब कहानियाँ, अनक्रिटिकली का मतलब बिना किसी बुराई के या बिना कोई कमी निकाले हुए। अब वो आगे बोलता है, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। मैं कह रहा कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो जगह जो है लकड़ी, जो इमारत, जो लकड़ी होती है जिनसे फर्नीचर बनता है, ऐसे उस जगह के लिए फेमस है। और वो अपनी कहानी में बताना शुरू कर देता है। एंड देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और उस जिस जगह पर मैं रहता हूँ उसके चारों ओर बहुत ही घना जंगल है। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, और वहाँ जो लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे जो पेड़ से काटे जाते हैं उनको एलिफेंट्स की सहायता से लॉरी यानी छोटे ट्रकों पर लादा जाता है। और एलिफेंट के बारे में बोलता है, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो बहुत ही बड़े और बहुत ज़्यादा खाने वाले बीस्ट हैं, यानी कि जंगली जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत MAHOUT इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। वैसे तो हाथी बहुत कहते हैं सीधा साधा जानवर है, किसी को परेशान नहीं करता है, लेकिन अगर उनको गुस्सा आ जाए और वो बिगड़ जाए तो कितना भी एक्सपीरियंस, कितना भी अनुभवी कोई महावत हो, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड आफ्टर दिस प्रोलॉग ईस्टर्न वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब ये कहानी का प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ये कहानी का छोटा इंट्रोडक्शन देने के बाद, प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्शन, कहानी का छोटा इंट्रोडक्शन देने के बाद, और वो जो कहानी को बड़े ही एलोबरेट तरीके से, कहानी हालांकि बहुत छोटी है और उसको बहुत ही एलोबरेट करके, बहुत एक्सपेंड करके अपने मालिक को सुनाता है। और वो कहानी किस बारे में थी? इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के बारे में। अब क्या होता है देखिए उसकी कहानी, उसका कहानी सुनाने का तरीका देखिए। One day Tusker escaped from a timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक टस्कर बोलते हैं एलिफेंट को, वो एलिफेंट जो बहुत बड़े साइज में बहुत बड़े होते हैं और उनके जो दांत बाहर निकले होते हैं वो बहुत बड़े दांत होते हैं। खासकर मेल एलिफेंट्स को टस्कर बोलते हैं जिनके दांत बहुत बड़े होते हैं। एक दिन क्या हुआ, किसी टिम्बर यार्ड से, टिम्बर यार्ड का मतलब वो जगह जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह काट कर रखी जाती हैं सप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से एक दिन वो एक टस्कर वहाँ से निकल के भागा और शहर में वो घुस आया। एंड ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, जो भी रास्ते में उसको पेड़ मिला, झाड़ी मिली, वो सबको तहस नहस करता हुआ, ब्रेकिंग द ब्रांचेस, पेड़ों की टहनियाँ तोड़ता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब वो उस कहानी में इतना इन्वॉल्व हो जाता था अपनी खुद की कहानी में। और कहानी क्या होती थी, कहानी में वो छोटा सा इंसिडेंट होता था, उस इंसिडेंट में वो इतना ज़्यादा सस्पेंस डाल देता था और कहानी को इतने बड़ा चढ़ा कर बोलता था, और साथ ही साथ उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते थे और उसका जो बॉडी लैंग्वेज होता था कहानी को बताते समय, वो बड़ा ही फनी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता था। और वो कहानी में इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि जब वो उसने एलिफेंट की कहानी बतानी शुरू की तो वो एलिफेंट की न सिर्फ कहानी बता रहा है बल्कि हाथों और पैरों से वो सारे एक्शन भी कर रहा है। जैसे ज़मीन पर पैर पटक कर उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मैड एलिफेंट जो है मैड यानी कि पागल हो जाता है, तो किस तरह से वो गुस्से में अपना पैर ज़मीन पर पटकते हैं, वही वो अपने मालिक को करके भी दिखाता है। यानी कि कहानी तो सुना रहा है, साथ साथ में जो उसकी एक्टिंग है, जो उसके एक्शन है वो भी करके दिखा रहा है।
अब हुआ क्या, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स ही वुड कंटिन्यू। वो कहानी को आगे बताता है कि वो एलिफेंट अब हमारे शहर, जो जिस शहर में हम टाउन में रहते थे उसके बाहरी इलाके तक पहुंच गया, और वो क्या कर रहा था, ही वॉज ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो भी रास्ते में चार दीवारी लकड़ी की या किसी की उसको मिलती थी वो उसको ऐसे तोड़ देता था जैसे मैच स्टिक, माचिस की तीली की तरह उसको तोड़ के फेंक देता था। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes। और वो जिस उसके रास्ते पर वो वहाँ से निकलकर मेन रोड पर आया और उसके रास्ते में जो जो उसकी दुकानें पड़ी सब दुकानों पर उसने सामान को क्या तोड़ दिया, किसी की स्टॉल तोड़ दी, बेचारे फ्रूट वाला था उसकी स्टॉल पूरी तोड़ दी, मड पॉट जो मिट्टी के बर्तन बेचने वाला कोई होगा, कपड़े बेचने वाला कोई होगा, उनकी सारे सबकी दुकानें तोड़ फोड़ के उसने नाश कर दी। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक मतलब डर होता है, हेल्टर स्केल्टर एक वर्ड जिसका मतलब होता है इधर उधर भागना। तो जैसे ही लोगों ने देखा कि ये एलिफेंट पागल हो गया और वहाँ से आ रहा है और सारी चीज़ों को नुकसान करता हुआ तोड़ता हुआ आ रहा है, तो लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ऑल द बॉयज रैन into the classrooms and shut the doors tight। अब वो क्या हुआ, बेसिकली एक एलिफेंट किसी स्कूल में घुस गया। अब जैसे ही वो स्कूल में घुसा उसने बाहर वाली बाउंड्री की दीवार तोड़ दी और वो स्कूल के अंदर घुस गया। अब वहाँ पर ग्राउंड में क्या था कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जैसे बच्चों ने देखा कि वो एलिफेंट क्लास स्कूल के अंदर आ गया तो सारे बच्चे कहाँ भागे, क्लासरूम के अंदर, और क्लासरूम में जाने के बाद उन्होंने अपने क्लासरूम के दरवाजे बहुत टाइट तरीके से बंद कर दिए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net and kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrub। अब वो ये 4-5 लाइन में वो राइटर में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वो एलिफेंट स्कूल में घुस गया तो उसने क्या क्या नुकसान पहुंचाया। वो बड़ा ग्रंट मतलब गले से आवाज़ निकालता है और इधर उधर भागता है। एक स्कूल के प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल का गोल पोस्ट ऐसे होता है उसको तोड़ दिया, वॉलीबॉल का वहाँ पर नेट लगा होता है उसको तोड़ दिया, एक ड्रम वहाँ पानी का रखा था उसको उसने लात मार के फ्लैट कर दिया, तो उसके ऊपर उसको पूरी तरीके से कुचल दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और स्कूल में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे थे उनको सबको उखाड़ के फेंक दिया। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant। अब इस सारे टीचर, जब तक वो वहाँ पर व्यस्त था, सारे टीचर वो निकल के कहाँ चले गए, स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस पर चले गए, और वहाँ से वो उस बेचारे पूरी तरीके से हेल्पलेस थे क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, एक एलिफेंट पूरी तरह से पागल हो चुका था। तो वो बेचारे वहाँ सब टेरेस पर सारे टीचर खड़े हुए हैं और मदद करना भी चाहते हैं, मदद मांगना भी चाहते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर सकते थे। और वो एलिफेंट की सारी एक्टिविटीज़, डेप्रेडेशंस का मतलब जो भी वो नुकसान कर रहा था, जो भी तोड़ फोड़ कर रहा था, उसको बेचारे को सब टीचर खड़े होकर देख रहे थे। There was not a soul below the ground and streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। अब वहाँ पर कह रहा है कि एक भी व्यक्ति नहीं था उस ग्राउंड में, वो ही नहीं बचा, सारे भाग गए। और उस एलिफेंट को देखकर स्कूल के आसपास की जो गलियां थी वो भी बिल्कुल खाली पड़ गई, सब लोग अपने घरों के अंदर घुस गए। ऐसा लगता था कि इस जगह के रहने वाले जितने भी लोग हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हुए, एकदम से अचानक से गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। And I was studying in junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। अब कह रहा कि मैं उस स्कूल में जूनियर क्लासेस में पढ़ता था और मैं ये सारा का सारा ड्रामा जो भी कुछ हो रहा था, मैं स्कूल की जो छत थी उस पर खड़े होकर देख रहा था। I do not know what came over me suddenly। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open। कह रहा मुझे नहीं पता एकदम से क्या हुआ, मेरे मन में पता नहीं क्या विचार आया। मैंने, एक टीचर मेरे पास खड़ा था, उसके हाथ में एक बेंत था, एक छड़ी थी, मैंने वो डंडा उसको छड़ी या डंडा छीना और सीढ़ियों से उतर के सीधा उस ग्राउंड में मैं पहुंच गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk, its stems, its feet, kicking up a lot of mud and dust। अब कह रहा है कि वो जो उस एलिफेंट ने जब मुझे देखा तो एकदम से क्या किया, एकदम ग्रंट किया, वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से चिंगाड़ा और बड़ी ही निर्दयता से उसने क्या किया, एक ब्रांच को, पेड़ की ब्रांच को उखाड़ा और जो उसने ऑलरेडी उखाड़ के अपने सूंड में पकड़ रखी थी। ट्रंक क्या होता है, एलिफेंट का ट्रंक जो होता है उसको सूंड बोलते हैं।
इट स्टैम्प्स इट्स फीट, और पैरों को ज़मीन पर पटकता था। जब वो पैरों को ज़मीन पर पटकता था तो वो बहुत सारी मिट्टी और धूल उड़ती थी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये देखकर सब लोग बहुत डरे हुए थे, बड़ा डरावना दृश्य था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, स्टिक इन हैंड, पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। अब कह रहा है कि सारा का सारा आसपास के लोग अपनी छतों पर खड़े होकर पूरा का पूरा सीन देख रहे थे। एंड दे वर हिप्नोटाइज्ड, ऐसा लग रहा था बिल्कुल उनकी जो किसी ने उनके ऊपर एकदम से सम्मोहन कर दिया, उनको हिप्नोटाइज कर दिया, आंखें खोल कर आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब चीज़ें देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। अब एलिफेंट ने जब मुझे देखा तो मैंने गौर किया उसकी आंखों पर, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और वो एलिफेंट मेरी तरफ भागकर मेरे पर अटैक करने वाला था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, इसने अपने सूंड को उठाया और बहुत जोर से चिंघाड़ा। At that moment, I moved forward and mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. अब मैंने क्या किया, कह रहा है मुझे नहीं पता एकदम से क्या हुआ, मैंने एकदम से उस एलिफेंट की तरफ आगे बढ़ा और मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी, मस्टरिंग का मतलब होता है गैदर करना या इकट्ठा करना, मैंने मेरे अंदर जितनी भी फोर्स है ताकत थी मैंने सबको इकट्ठा किया और whacked its third toenail on a quick, और उसके पैर का जो तीसरा टोनेल था उस पर मैंने वो बेंत जो के उसको मारा। The beast looked stunned for a moment and then it shivered from head to foot and collapsed. उसी क्षण क्या हुआ, जो जंगली जानवर हाथी था वो एकदम से स्टन रह गया, उसको समझ में नहीं आया कि एकदम से क्या हुआ, और थोड़ी देर बाद वो शिवर करने लगा, कांपने लग गया सिर से लेकर पैर तक, और उसके बाद कोलैप्स हो गया, मतलब वहीं ढेर हो गया, वहीं पर ग्राउंड पर गिर गया। आप समझ सकते हैं कि ये कहानी कितना उसने एलोबरेट तरीके से अपने मालिक को बताई होगी। एंड एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। अब महेंद्रा की जैसे आदत थी, मैंने शुरू में बताया कि कोई भी कहानी को एक तो वो शुरू करता था तो उसमें जितना भी सस्पेंस और जितना भी क्रिएटिविटी अपनी होती थी, जितना भी टैलेंट और आर्ट था, वो सबको उसको यूज़ करता था, कहानी को बहुत ही एलोबरेट तरीके से अपने मालिक को सुनाता था। और दूसरी उसकी खास बात यह थी कि जब कहानी किसी टर्निंग पॉइंट पर पहुंचती थी, जब उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली थी, तो वो जानबूझकर कहानी को बीच में ही छोड़ देता था और वहाँ से उड़ जाता था। और क्या बोलता है, जब ये कहानी एलिफेंट वाली सुना रहा था तो ये कहानी यहाँ पर इस जगह पर आकर वो स्टॉप कर देता कि हाथी ज़मीन पर ढेर हो गया। अब जानबूझकर उसने कहानी का अगला हिस्सा नहीं बताया क्योंकि वो शायद चाहता था कि उसका मालिक उससे एक बार उसको रिमाइंड कराए कि हाँ भी अरे कहानी में लास्ट में क्या हुआ ये तो बताओ। तो वो एक बहाना मार के उठ जाता था, कहता रहा चलो ठीक है सर लेट हो रहे हैं, मैं आपको खाना गर्म कर देता हूँ और उसके बाद डिनर के बाद हम ये कहानी को पूरा कंप्लीट करेंगे। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्रा जो उसको बड़ी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसकी कहानी सुन रहा था, ही वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब वो उसको ऐसा लगता था अरे मुझे तो बीच में छोड़ दिया, ये कहानी को उसने जानबूझकर बीच में छोड़ दिया, अनफिनिश छोड़ दिया। व्हेन ही रिटर्न Iswaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब जब वो सारे काम खत्म करके फिर से आके महेंद्रा के पास बैठता था तो ऐसा नहीं था कि वो कहानी जहाँ उसको छोड़ के गया था दोबारा से वहीं से कहानी वो शुरू करते, जानबूझकर वो ऐसा नहीं करता था। तो महेंद्रा को कई बार उसको रिमाइंड कराना पड़ता था, अरे वो तुम कहानी सुना रहे थे, उसका कहानी का एंड में क्या हुआ कम से कम ये तो बताओ। फिर क्या होता उस कहानी को वो कंप्लीट करता था। तो एलिफेंट वाली कहानी में लास्ट में क्या होता है, वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, ईश्वरन वुड स्ट्रक कैजुअली, 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल। कह रहा है वो उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ कि एक भाई जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया कि उसको इलाज करने के लिए, और वो इलाज करने पर ठीक हो गया और 2 दिन बाद उसका जो महावत था उसको वो जंगलों में उसने ले जाके वहाँ पर छोड़ दिया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब देखिए जो महेंद्र था उसकी कहानी सुनकर बड़ा सरप्राइज था, साथ ही उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स भी थे। तो वो क्वेश्चन पूछता कह रहे ये सब तुम मुझे ये तो बताओ कम से कम तुमने ये सब कर कैसे लिया, और तुमने इतने बड़े जानवर को केवल एक छोटी सी छड़ी की सहायता से नीचे कैसे गिरा दिया। वो उसका आंसर देता है क्या, इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जुजुत्सु इट इज़ कॉल्ड। कह रहा ये एक तरीके के जापानी आर्ट है, शायद कराटे बोलते हैं या जुजुत्सु बोलते हैं, मुझे सही से नहीं पता है। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्परेरली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी। कह रहा है ये मैंने कहीं पढ़ा था और सीखा था। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं, उस आर्ट को यूज़ करते हैं, कराटे है या जुजुत्सु है, तो ये बेसिकली क्या करता है किसी भी एनिमल का या किसी भी ह्यूमन बींग का जो नर्वस सिस्टम है उसको वो पैरालाइज कर देता है कुछ समय के लिए। नॉट एट ए पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। लगभग हर दिन
कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन कहानी नहीं सुनाता था, कोई ना कोई कहानी लेकर बैठ जाता था। और उसकी कहानी में 3 चीज़ें होती थी, एक तो एडवेंचर, दूसरा हॉरर थोड़ा डर, और दूसरा सस्पेंस। ये 3 एलिमेंट उसकी हर कहानी में होते थे। एडवेंचर बड़ा सुनने में बड़ा अच्छी लगती थी, कि बहुत एडवेंचरस चीज़ें होती थी इसमें, हॉरर कोई डराने वाली चीज़ें भी होती थी, और सस्पेंस तो रहता ही था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र के पास देखिए अब कोई ऑप्शन तो था नहीं कि वो उस कहानी पर भरोसा करे या ना करे, या सोचे भाई कहानी फेक है या कहानी असली है, या इसमें इतना सारा सस्पेंस है, ये वाकई रियल है या नहीं है। लेकिन वो कभी भी इस बात को कभी आर्गुमेंट नहीं करता था, और कभी इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करता था कि ये तुम फालतू की कहानी मुझे क्यों सुनाते रहते हो, क्योंकि उसको भी लगता था ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्रास लिविंग क्वार्टर्स। अब उसको लगता था देखो भाई मेरे पास एंटरटेनमेंट का कोई दूसरा साधन तो है नहीं, कंपनी वालों ने कोई मुझे टीवी वगैरह तो दिया नहीं है, ना मेरे पास टीवी है, तो टीवी की अब्सेंस में जो ये लड़का मुझे आकर दिन भर कहानी सुनाता है तो उससे मेरा काफ़ी टाइम पास हो जाता है और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो मैं इसमें किसी तरीके को उससे मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, कोई डाउट मेरा होता है तो मैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। कभी कभी उसकी कहानी ऐसी होती है कि भाई समझ में आती है, कभी कभी कहानी बेसिर पैर की होती है, लेकिन फिर भी सुनने में मुझे अच्छा लगता है। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can you make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to the tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." एक दिन महेंद्रा जब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, ईश्वरन ने उससे एक सवाल पूछा कि सर आज के डिनर में क्या हम कुछ स्पेशल डिश बना लें। वो बोलता है और एक्सप्लेन करता है क्यों, क्योंकि आज का दिन जो है वो बड़ा ऑस्पिशियस है, बड़ा शुभ दिन है। और अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारे जो शास्त्रों में जो हमारा जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से कि आज का दिन हम अब बहुत सारी जो डिशेस हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस वगैरह तैयार करते हैं, किसको, टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, तो हमारे पूर्वज हैं उनको खिलाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा श्राद्ध किया जाता है, श्राद्ध में पितरों को भोजन कराया जाता है पितरों के नाम से। तो ऐसा ही कुछ उसने बोला कि सर आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़े शुभ दिन है, तो अगर आप कहें तो मैं खाने में कुछ स्पेशल बना लूँ, क्योंकि आज कुछ दिन है उसमें हम अपने एंसेस्टर्स की जो आत्माएं होती हैं उनको हम ये सब भेंट करते हैं, उनको खिलाते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. उस दिन भाई शाम को बहुत अच्छा खाना बना और महेंद्रा को वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही डिलीशियस खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, और उसने कॉम्प्लीमेंट किया, उसको बधाई दी, उसको बड़ी तारीफ़ की कि भाई तुम खाना बहुत अच्छा बनाना जानते हो और आपकी जो स्किल्स है यानी कि भोजन बनाने की जो कला है, culinary skills हैं, वो बहुत ही मार्वलस हैं, बहुत ही शानदार हैं। He seemed very pleased but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural. He seemed very pleased. उसको सुनकर बड़ा अच्छा लगा, किसको, ईश्वरन को सुनकर बड़ा ये सब सुनने अच्छी लगी। और उसके बाद उसने एक कहानी उसको दूसरी इसको कहानी एक और सुनानी शुरू कर दी, और उस कहानी का जो मेन थीम था वो था सुपरनेचुरल, यानी कि जो चीज़ें नेचुरल नहीं हैं, जो चीज़ें नेचुरल नहीं हैं उनके बारे में कहानी, जैसे स्पिरिट्स होती हैं या भूत होते हैं या प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, उनके बारे में उसने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। और वो कहानी क्या थी उसको हम पढ़ते हैं। यू नो सर, द एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। कह रहा है कि देखो सर आपको ये बात पता नहीं है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं अभी, इस जगह पर, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी या जहाँ पर काम चल रहा है, ये किसी समय पर बरियल ग्राउंड था। यानी कि बरियल ग्राउंड वो जो ग्राउंड होता है, वो ज़मीन होती है जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, कब्रिस्तान बोलते हैं इसको। कह रहा सर आपको पता नहीं है कि पूरा का पूरा फैक्ट्री एरिया जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं ये बेसिकली कब्रिस्तान है। ही स्टार्टेड, महिंद्रा वॉज जर्ट आउट ऑफ द प्लेजेंट reverie he had drifted into after a satisfying meal। अब महिंद्रा को एक तो बहुत अच्छा खाना मिला, शायद थका हुआ भी होगा, बड़े आराम से लेटकर ये सब उसकी बातें सुन रहा था। जैसे ही वो सुपरनेचुरल इस तरह की बातें करना शुरू करता है और जैसे वो ये शब्द सुनता है कि भाई ये जो फैक्ट्री है पूरी की पूरी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, एकदम से उसको झटका सा लगता है। ही वॉज जर्ट आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। बड़ा अच्छा खाना खाने के बाद जो बड़ा ही आनंद में महसूस कर रहा था, एकदम से उसको झटका सा लगता है, एकदम से वो बाहर निकल के आता है उससे, यानी कि जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है एकदम से बदल जाता है। होता क्या है,
I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. कह रहा सर आपको पता नहीं, मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि पहले दिन जब मैं यहाँ पर आया मैंने एक इंसान की खोपड़ी देखी रास्ते पर पड़ी हुई, और अभी भी मैं जब आता जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी रास्ते पर कभी स्कल्स यानी इंसान की खोपड़ी पड़ी मिलती है, कभी हड्डियाँ पड़ी मिलती हैं। बेसिकली होता क्या है, ये देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये फैक्ट्री है, ये ईश्वरन है सब्जी का थैला लेके आ रहा है रास्ते से, और ये पानी की टंकी पीछे दिखाई गई है, और ये रास्ते में इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो उस कहानी को आगे कंटिन्यू करता है, कह रहा है उसको बताता है महेंद्रा को, देखो कि मैंने सर कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने रात में भूत को देखा है। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. कह रहा देखिए सर मैं वैसे तो बहुत बहादुर व्यक्ति हूँ और मैं इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ, लेकिन एक मैंने देखा है कि कब जिस दिन फुल मून होता है यानी कि चंद्रमा पूरा अपने फोर्स के साथ अपनी पूरी ग्रेस के साथ चमकता है, जिसको बोलते हैं पूर्णिमा का चांद जिसको बोलते हैं, जिसमें पूरी रोशनी होती। एक दिन मैंने देखा है, खासकर पूर्णिमा के दिन क्या होता है, आधी रात के समय वो मुझे एक वुमेन, एक औरत का भूत दिखाई पड़ता है, और वो मुझे अक्सर दिखाई पड़ता है। एंड इट्स एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। अब वो जब मैं उसकी तरफ मैंने उसका देखा तो ये बहुत ही अगली, बहुत ही भद्दा क्रिएचर है, जानवर को हो या जंतु को हो या प्राणी को हो, विद मैटेड हेयर। उसके बाल कैसे हैं, बाल उलझे हुए हैं, आपस में उलझे हुए, जैसे लगा था कि कई महीनों या सालों से वो नहाया नहीं और बाल सब आपस में चिपक गए। एंड श्रिवल्ड फेस, उसका फेस कैसा है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई, और देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई स्केलेटन है जिसके हाथ में एक फीटस है। फीटस अनबोर्न बेबी को बोलते हैं, जो बेबी अनबोर्न है यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी का डेवलपमेंट होता है शुरुआती दिनों को, उसको फीटस बोलते हैं। Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन। अब महेंद्रा ने जब ये कहानी सुननी शुरू की एकदम से वो डर गया, शिवर कांपने लग गया, और उसने तुरंत उसको इंटरप्ट किया, उसको तुरंत बीच में उसको स्टॉप किया, रोका। अरे क्या तुम ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, अरे क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। आज के ज़माने में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो ना घोस्ट कोई होता है, ना स्पिरिट होता है, ना आत्माएं होती हैं। इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग की पैदाइश है, तुम्हारे दिमाग की उपज है। आप जैसा सोचते हो वैसी ही चीज़ें आप हम लोगों को कई बार दिखाई पड़ने लगती हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग का इमेजिनेशन है, या फिर ये एक तरीके का इल्यूजन है। तो उसको बोलता है गुस्से में, थोड़ा सा गुस्से में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको एडवाइस देते हुए बोलता है, गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल। तो जाओ एक बार डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपना पूरा चेकअप कराओ, अपना दिमाग का चेकअप जरूर कराना कि वो ठीक है नहीं है। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम फालतू की बातें कर रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। एंड ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एवर। उसने एक तरीके से उसको डांट दिया, कि तुम फालतू की बातें करते हो, नॉनसेंस हमेशा बातें करते रहते हो, ये बेसिरफर की बातें, जाओ अपने डॉक्टर को अपना इलाज करा के आओ। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाके सो गया। उसने ये एक्सपेक्ट किया कि मैंने अब इसको डांट दिया है तो थोड़े दिन ईश्वरन टू सल्क फॉर कपल ऑफ डेज, एक दो दिन तो ये मुंह बंद करके चुपचाप रहेगा। लेकिन जब वो सुबह उठा उसने देखा ईश्वरन वॉज एज चीयरफुल एज टॉकेटिव एवर, कि वो जैसा था बातूनी बोला और बहुत ही हंसमुख टाइप का आदमी था और बहुत ही बातूनी था, वो उसको फिर अगले दिन वैसा ही दिखा। उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस डांट का। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अब उस दिन से उस महिंद्रा के दिमाग में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बैठ गई जाके कि हो सकता है, मानो या ना मानो, हो सकता है ये सही कह रहा हूँ, और यहाँ पर इस जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसके आसपास कोई भूत हो। तो उसको थोड़ा सा डर लगने लगा। जब वो बिस्तर पर सोने जाता था तो वो सही से सो नहीं पाता था। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। उसके जिस रूम, जो टेम्पररी रूम था, उसमें खिड़की थी, तो वो क्या करता था, कई बार उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखता था और सामने उसको केवल अंधेरा दिखता था और कुछ नहीं दिखता था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विन सिटी। वो क्या देखना चाहता था, कि वो देखना चाहता था कि विन सिटी का मतलब एरिया, उस एरिया में के आसपास अंधेरे में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट तो नहीं है, क्या वाकई में कोई स्पिरिट है, कोई आत्मा है जो रात में आती हो। तो वो देखकर केवल निश्चिंत होना चाहता था ताकि वो आराम से, उसका डर निकल जाए पहली बात, और वो आराम से सो सके।
बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको अंधेरे में कुछ दिखता तो था नहीं, वो देखता था दूर सामने उसकी फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में लाइट जलती थी, कम रोशनी क्योंकि काफ़ी दूर थी तो रोशनी बड़ा कम नज़र आती थी, तो उसको अंधेरे में सिर्फ इतना ही दिखता था। काफ़ी दूर उसकी फैक्ट्री में जो लाइट जलती थी रात में केवल उसको वही दिखाई पड़ती थी और कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights। उसको बड़ा अच्छा लगता था जिस दिन फुल मून होता था, यानी कि जिस दिन पूर्णिमा की रात होती थी, उस रात को उसको ये सफ़ेद रोशनी में चीज़ों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। जब खासकर आपने महसूस किया हो जब पूरा चांद या जिसको पूर्णिमा के दिन अगर आप उसकी रोशनी को देखें तो हर चीज़ हमें बिल्कुल मिल्की वाइट दिखाई पड़ती है। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर वैन द मून वॉज फुल। लेकिन जिस दिन से उसने ईश्वरन की वो कहानी सुनी और खासकर जब उसने इस बात का मेंशन किया कि एक फीमेल घोस्ट है उसको मैंने देखा है, उस दिन के बाद से वो थोड़ा डर गया और वो इतना डर गया कि उसने खिड़की से बाहर झांकना ही बंद कर दिया। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक दिन रात में महिंद्रा सो रहा था भाई, उसकी एकदम से आँख खुली, उसको कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ी। मोन का मतलब होता है जैसे मुंह बंद करके जो कोई शायद किसी को रोने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। शुरू में उसने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली की आवाज़ हो, किसी तो चूहे को पकड़ने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जंगली जानवर होते हैं खासकर जो हंटर्स होते हैं, शिकार पकड़ने वाले जानवर होते हैं खासकर कैट फैमिली के, वो किस तरीके से दबे पाँव आकर अपना शिकार पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट द साउंड वॉज टू गटोरल फॉर ए कैट। लेकिन जिस तरह का साउंड वो उसको सुनाई पड़ रहा था वो ऐसा लगता था कि भाई ये कैट का साउंड तो नहीं हो सकता, ये किसी गटोरल साउंड होता है जो गले से आवाज़ निकलती है, मुंह बंद करके गले से जो आवाज़ निकाली जाती है उसको बोलते हैं गटोरल साउंड। तो सोचा भाई बिल्ली का साउंड तो है, उसकी आवाज़ तो ऐसे नहीं हो सकती। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart। अब उसके अंदर एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी का मतलब वो थोड़ा सा ईगर हुआ, उत्सुक हुआ क्या देखने के लिए कि कम से कम खिड़की के बाहर एक बार मैं देखूं तो कि क्या वाकई ये माजरा क्या है, ये जो आवाज़ आ रही है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है। और इतना वो जानता था कि अगर उसको वाकई में कोई भूत या स्पिरिट कोई आत्मा दिख गई तो हो सकता है उसकी दिल की धड़कन रुक जाए और उसको हार्ट अटैक पड़ जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो रोने की आवाज़ थी इट बिकेम लाउडर, अब थोड़ा और ज़ोर से आने लगी। एंड इट वॉज लेस फेलिन। फेलिन खासकर कैट फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो आवाज़ है उनको फेलिन बोलते हैं। सो उसको समझ में आ गया भाई ये बिल्ली है, नहीं बिल्ली कैट फैमिली का कोई दूसरा जानवर तो नहीं है, कुछ और ही है। सो ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट अ वाइड शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, अब वो खिड़की खोली उसने और खिड़की के बाहर खोलकर बाहर की तरफ उसने देखा और बाहर की तरफ क्या था, पूरा मून लाइट, यानी कि उस दिन पूर्णिमा सी थी और पूरा चंद्रमा चमक रहा था। उस चंद्रमा की रोशनी में वो जहाँ तक देख सकता था दूर तक, वहाँ तक उसने देखने की कोशिश की। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। अब उसको थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ता है एक कोई क्लाउडी, एक ऐसे कोई किसी धुंधली सी कोई उसको आकृति दिखाई पड़ी जो डार्क थी, बहुत ही गहरा रंग था, काले रंग था, और उसके हाथ में कोई बंडल, उसने कोई पैकेट पकड़ा हुआ है। महिंद्रा ब्रोक इनटू कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो पेंटिंग। अब महिंद्रा देखकर उस सीन को देखकर इतना डर गया, तुरंत उसने अपनी खिड़की बंद की और उसको पसीना आना शुरू हो गया और तुरंत वो जाकर अपने बेड पर अपने तकिए के ऊपर जाके गिरा और ही वो स्टार्टेड पेंटिंग। उसको बहुत जोर जोर से वो उसकी सांस चलने लगी, वो घबरा गया, परेशान हो गया और उसको जोर जोर से पसीना भी आने लग गया। Then he gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion. अब उसको लगा कि भाई जब धीरे धीरे वो उस थोड़ा सा उसके हार्ट बीट और उस सब नॉर्मल हुई तो उसने कहा कि नहीं, ये जो मुझे एक्सपीरियंस है, ये जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, भूत वगैरह प्रेत कुछ होते नहीं हैं। And he finally concluded it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड ऑन हिम। और लगता है कि देखो कभी कभी दिमाग कोई चीज़ ऐसी चीज़ सोचने लगता है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिमाग फिर उन नेगेटिव थॉट्स को सोचना शुरू कर देता है।
कभी कभी कई बार ऐसा दिमाग में होता है कि ना, दिमाग क्या होता है, कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नहीं होती हैं वास्तव में, लेकिन फिर भी हमारा जो ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस तरह की बातों को सोचने लगता है, और वो बातें सोचने से फिर हमारा क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट शुरू हो जाती है। लेकिन महिंद्रा को लगा नहीं, ये ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं है, तो ये केवल दिमाग का मेरा केवल वहम है, क्योंकि हो सकता है मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर पाया जाता है, उसने किसी तरीके का कोई गेम मेरे साथ या कोई ट्रिक प्ले की हो। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। अब सुबह, रात उसकी बेचारे की कैसे भी कट गई। अब सुबह उठता है नहाकर, और फिर उसके बाद जब वो अपने रूम से वापस आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। जो रात को उसको डर लगा था, जो उसका एक्सपीरियंस था, जो उसने वो क्लाउडी शेप देखा था, आकृति देखी थी, उसकी जो याद थी, उसकी यानी उसकी मेमोरी थी, वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो गई थी। सुबह के टाइम तक उसको डर लगना बंद हो गया था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम विद एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। अब ईश्वरन ऑलरेडी उसने ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा था। जैसे ही वो महिंद्रा आया, उसको गुड मॉर्निंग बोला और लंच पैकेट, उसका बैग उसको पकड़ा दिया। जस्ट एज महिंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arm and you were so angry with me for imagining things?" करे सर, जैसे वो जाने लग गया, अरे बोल रुको रुको सर, आपको याद है कि उस दिन मैंने आपको एक कहानी बता रहा था एक फीमेल घोस्ट के बारे में, जो अपने हाथ में एक फीटस किसी थैले में पकड़कर घूम रही थी, और उस दिन आप बहुत मुझ पर गुस्सा कर रहे थे, बहुत नाराज़ हो रहे थे कि ये तुम क्या फालतू की बातें करते रहते हो, या क्या फालतू की तुम नॉनसेंस बातें करते हो, चीज़ों को सिर्फ इमेजिन करते हो, वो होती ही नहीं है वास्तव में, डराने की कोशिश करते हो। वेल, you saw her yourself last night and I came running hearing the sound of the moaning that was coming from your room। अब उसको थोड़ा सा और डराने की कोशिश करता है कि सर देखो, आप तो कह रहे थे ये सब फालतू की चीज़ है, अब आपको कल वो भूत दिख गया, आप कल तो भूत आपने खुद देखा, और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैं अपने रूम से निकलकर बाहर आपके कमरे की तरफ भाग कर आया, जब मुझे वो भूत की आवाज़ सुनाई पड़ी। A chill went down on Mahindra's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day। अब उसको जैसे उसने सुना, एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया, पसीना आने लग गया, और वो ईश्वरन की पूरी बात सुनने के लिए वहाँ रुका भी नहीं। वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया, इतना डर गया कि वो उसने पूरी बात ही नहीं सुनी, और तुरंत एकदम वहाँ से हरी अवे टू हिज ऑफिस का मतलब तुरंत तेजी से वो अपने ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और वहाँ जाकर उसने अपने पेपर्स डाल दिए। पेपर डालने का मतलब होता है वहाँ पर कंपनी से, जॉब से रिज़ाइन कर दिया कि भाई मैं इस कंपनी में यहाँ पर काम नहीं कर सकता। एंड रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और उसने निश्चय कर लिया कि ये जो हॉन्टेड प्लेस है, भूतिया जगह है, इसको मैं अगले दिन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आर के लक्ष्मण, ये कहानी खत्म होती है यहाँ पर। तो ये था क्लास 9 मूवमेंट का चैप्टर नंबर 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड मैंने आपको मीनिंग बताकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।